हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक। आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े गाजे बाजे के साथ अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, मगर क्या इसी गाजे बाजे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें फिर से वापस लाना चाहती है? ये तो जनता ही बता सकती है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता दास और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी डिजिटल के ये पब्लिक है सब जानती है शो पे, जहां हम बात करते हैं डायरेक्टली पब्लिक से और उन्हीं के मुद्दों को आगे रखते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अदीप सिद्दीकी जी और जितेंद्र पांडे जी, जो अपने अपने एरियाज के बारे में हमें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्या उम्मीद करते हैं इस बार के उत्तर प्रदेश इलेक्शन से। पहले मैं जाना चाहूंगी अदीप सिद्दीकी साहब के पास। नमस्ते मैडम, मैं अदीप जी अदीप जी वेलकम। बताएं आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैम, मैं टांडा से बिलोंग करता हूँ। टांडा अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये अयोध्या के पास ये डिस्ट्रिक्ट है अम्बेडकर नगर, जो फैजाबाद जिले से काट के 1995 में बनाया गया। तो यहाँ पे जो 2017 में चुनाव हुए मैडम, वो करारी लहर में, भाजपा की लहर में भी यहाँ पे बसपा ने 3 विधानसभा सीटें जीत ली थी इन 5 विधानसभाओं में से, और 2 सीटें जो है भाजपा के खाते में चली गई थी। दोनों महिला विधायक थी, आलापुर से अनीता कमल जी और टांडा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से संजू देवी, उन्होंने वो चुनाव जीता और 2 महिला विधायक यहाँ से विधानसभा पहुंची। बाकी की 3 सीटें बसपा के हिस्से में थी, लेकिन अभी वो समीकरण बदल गया है, क्योंकि वो जो 3 विधायक जीत के गए थे उसमें से 2 बड़े नेता माननीय लालजी वर्मा और रामाचल राजभर को मायावती जी ने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया, और अब वो दोनों भाग के समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। और एक पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त आलापुर से जो बिलोंग करते थे वो भी बसपा में आ गए हैं, और जो मौजूदा सांसद है रितेश पांडे जी, जो जलालपुर से विधायक हुए थे, उसके बाद उपचुनाव में वो सीट समाजवादी ने जीती थी, उनके पिताजी जो राकेश पांडे 2009 में बसपा से सांसद थे, वो भी अब समाजवादी पार्टी में हैं और जलालपुर से ताल ठोक रहे हैं। तो यहाँ का समीकरण बहुत उल्टा सीधा हो गया मैम। कई लोगों ने दल बदल लिया है, कई पार्टियों ने दूसरी पार्टी के आए नेताओं के ऊपर भरोसा जताया और उनको प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, मेरे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी हर्षवर्धन। हर्ष। बिल्कुल। अदीप जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताएं सर। ऑल गुड। बस बढ़िया। तो पब्लिक का रुख किसकी तरफ है? भाजपा, सपा, बसपा, एआईएमआईएम, आरएलडी तो गठबंधन के साथ ही है, क्या बहाव किस तरफ है? मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ और फॉर्चुनेटली मैं भी मीडिया में काम करता हूँ, एक पोर्टल के लिए काम करता हूँ सर। तो मैं जो देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ कि नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट। अगर मैं ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी भाजपा से एक कदम आगे है तो ये गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी भाजपा से एक कदम आगे है पूर्वांचल में, स्पेशली मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ जहां से जी। पर पूर्वांचल को तो भाजपा अपना गढ़ मानती है कि पूर्वांचल में तो उनको मतलब जीत रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा। हाँ सर, गढ़ मानती बात सही है। मैंने भी देखा कि यहाँ पर उस 2017 की लहर में भी यहाँ 5 विधानसभा सीटों में से, मैं अम्बेडकर नगर की बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मात्र 2 सीटें भाजपा जीत पाई थी उस करारी लहर में। और आज के हालात ये हैं कि उनको जलालपुर सीट जो यहाँ विधानसभा है, सुभाष राय एक हाईलाइटेड ज्वाइनिंग रही अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में, तो उप मुख्यमंत्रियों के सामने उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और उनको प्रत्याशी बनाया गया। वहां के लोकल नेता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से कि जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई अचानक पार्टी में आता है और उसको प्रत्याशी बना दिया। नाराजगी बिल्कुल भी नहीं रही है। टांडा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, भाजपा के अंदर नाराजगी है, भाजपा के लोग ही आपस में पार्टी से नाराज है, आप ये कहना चाहते हैं? सर, ऐसे तो हर पार्टियों में टिकट वितरण के बाद नाराजगी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो अगला मेरा सवाल यही था एक्चुअली, इसीलिए। हाँ जी जी, क्योंकि मैं वही कहना, ऐसा नहीं कि सपा में नाराजगी नहीं। जी हाँ, नहीं, नाराजगी है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप सत्ता में थे, आपके खिलाफ इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ थी। आप अपने नेताओं में से अगर किसी कार्यकर्ता को चुन के आप उम्मीदवार बनाते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के लिए वर्क करता, लेकिन आप दूसरे नेता को लेके उसको प्रत्याशी बना रहे हैं, तो ये अगेंस्ट में जा सकता है। ये मेरे सोचने की थिंकिंग है सर, ये मैं सोच रहा हूँ। हाँ अदीप जी, मैं ये कह रहा था, आप एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कर रहे थे, ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं या नेता मंत्री खुद
कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, हम फिर से आ रहे हैं और 300 प्लस सीटों के साथ आ रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि भाजपा से एक कदम आगे है समाजवादी पार्टी। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा जो आपका अनुभव है उसमें समझाइए, फिर हम अपने अगले मेहमान के पास जाएं। जी, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं तो जो सीट खास तौर पे विधानसभा राज्यों के चुनाव में जो 303 सीट का जो आंकड़ा इन्होंने जीता था, ये इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर भाजपा की सरकार बनती भी है, प्योर मेजोरिटी से भी बनती है, तो 225-230 के आसपास ये रहेंगे। और एंटी इनकम्बेंसी फील्ड में है, ये आपको 10 मार्च को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। निवेदिता, अगले अपने मेहमान के पास चलते हैं। जी चलिए, अब हम अपने सेकंड गेस्ट की तरफ चलते हैं, जो है जितेंद्र कुमार पांडे जी। बताएं, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि सब पहली बार तो समाजवादी पार्टी का अभी तक कैंडिडेट हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर ही नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या रीजन है कि बीजेपी इस बार वापस आने वाली है, और इतनी स्ट्रॉन्ग हवा होने के बावजूद भी, इतनी स्ट्रॉन्ग एक लहर होने के बावजूद भी कि सपा आ सकती है, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी फिर से इस बार आएगी पावर पे? जी हाँ, बीजेपी का इसलिए लग रहा है कि जो बीजेपी का नेटवर्क और काम तो बीजेपी ने बहुत किया है, लेकिन घटिया भी किया है साथ में। जो यहाँ के विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, काम तो होता है, लेकिन काम के साथ साथ जैसे कहते हैं ना कि 100% काम होना है तो उसमें 50% काम होता है, 50% खा भी लेते हैं, लेकिन उस तरफ कोई भी पार्टी ध्यान बाकायदा देती नहीं है। लेकिन जो बीजेपी का नेटवर्क है, पार्टी का बूथ लेवल पे है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर काम के ऊपर देखा जाए तो काम के ऊपर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो इस बारी का समाजवादी पार्टी का कैंपेनिंग या कांग्रेस का कैंपेनिंग वहां पे कैसा रहा? आपके इलाके में कैसा रहा कैंपेनिंग? बहुत कम है। थोड़ा सा कांग्रेस का कैंपेनिंग हमारे यहाँ के 304 की मतलब विधानसभा से किरण शुक्ला जी हैं कांग्रेस की, वो कैंपेनिंग अपने हिसाब से कर रही हैं। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह सिटिंग एमएलए, जो कंटिन्यू 6 बार से मतलब विधायक हैं, है ना। तो अगर आप हमें ये बोलें कि ऐसी 3 चीजें हैं या 4 चीजें हैं जो कोई भी पार्टी करे और कोशिश कर सकते हैं कि पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में, तो ऐसा क्या 3 या 4 चीज होगा जो अभी भी कोई पार्टी कर सकती है? मैम, पॉलिटिकल पार्टीज तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन होना है फर्स्ट फेज में, तो वहां पे अखिलेश यादव रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी भी अपनी यात्रा लेके चल रही हैं। वो रोड शो कल था, वो आपने देखा होगा, बुलंदशहर का एक वीडियो जहां दोनों लोग आपस में मिले। जी जी, तो बिल्कुल। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी घर घर डोर टू डोर पैम्पलेट बांट रहे हैं। तो सारी चीजें, वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबको अपनी अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज पता है। आरएलडी और समाजवादी का जो गठबंधन है, इसको तोड़ना भाजपा के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल साबित हो रहा है। इस बात का सबूत यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में 253 किसान नेताओं को, जाट नेताओं को बुलाते हैं और इस तरीके का स्टेटमेंट देखते हैं कि जयंत चौधरी गलत खेमे में। वो एक मैसेज पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट उनकी तरफ कैसे भी अट्रैक्ट हो जाए। वो तो फिर वोटिंग के बाद ही क्लियर होगा कि कौन सा नेता किसको लुभाने में कितना कामयाब हुआ। बिल्कुल। मेरे को ना इससे एक बड़ी अच्छी चीज याद आई, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वोटर को कौन कितना लुभा पाता है, वो तो समय की बात होगी। एक चीज जयंत चौधरी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कही कि जो इंसान अपने बाप और चाचा की बात नहीं सुनता, वो जयंत जी आपकी बात कैसे सुनेगा। मतलब बीजेपी को कहीं जरूरत तो है जयंत चौधरी की, आरएलडी की, इसीलिए वो बार बार, तो आपने जो कहा। दूसरी चीज, आप दोनों लोग जवाब दे सकते हैं, इस पे अपनी राय भी रख सकते हैं, और निवेदिता आप भी इस पे बोल सकती हैं। कल एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीर आई। प्रियंका गांधी निकल रही थी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हाथ जोड़ के ऐसे उनको अभिवादन कर रहे थे। बड़ी लोकतंत्र में ये होना चाहिए। आप इस तस्वीर के क्या मायने समझते हैं आम जनता? और निवेदिता आप भी प्लीज इस पे अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मुझे तो लगता है लोकतंत्र की ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। पार्टियां अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान हो। हाँ, बताइए।
मैं ये तो देखिए, एज अ जर्नलिस्ट तो मैं जर्नलिस्ट क्या, इससे जर्नलिज्म की कोई बात नहीं होती है। ये एक सिंपल डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा गेस्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कि आप चाहे पॉलिटिकली कितने भी एक दूसरे के विरोधी रहे, मगर जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं, या हम एज ह्यूमन बींग्स भी जब एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक कर्टसी होती है जो एक दूसरे को एक्सटेंड करनी चाहिए हमें। तो जो कि कल हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला, एक बहुत अच्छा ये मिला कि एक कट्टर विरोधी, जिसको हम कह सकते हैं, अखिलेश जी और प्रियंका जी दोनों एक दूसरे के सामने आए, मगर एक पोलाइटनेस के लिहाज से एक दूसरे को हेलो बोलने में वो लोग कतराए नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, कि हम पार्लियामेंट के अंदर, चाहे हम सरकार किसी की भी बने, अगर पार्लियामेंट के अंदर हम जब एक दूसरे के सामने आते हैं या बाहर भी कहीं एक दूसरे के सामने आते हैं, तो एक बेसिक कर्टसी हमें नहीं होनी चाहिए। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जो कल सोनिया मतलब राहुल का क्या प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी और अखिलेश जी का जो रहा, बहुत बढ़िया, और इसी तरीके से रहना भी चाहिए। यही स्टैंड रहना चाहिए, मिले जुले वो अलग चीज है, लेकिन जो कटाक्ष करते हैं पर्सनल और गलत चीज, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल मैं देखता हूँ वो ये है कि मैंने एक कांग्रेस के पेज पे भी देखा जहाँ प्रियंका गांधी की ये फोटो पोस्ट करके कहा गया कि हमारी राहें भले से अलग हो लेकिन मंजिल एक है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि 10 मार्च के बाद अगर 10-12 सीटें ऊपर नीचे होती है तो कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के साथ जा सकती है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल, अदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जानकार लगते हैं आप, और हर चीज को दो हिसाब से देखने का आपका नजरिया अलग है। थैंक यू मैम, आपकी की फील्ड से मैम कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। जी जी, हम जरूर लोग की जरूर दोस्त, शुभकामनाएं बहुत आपके बहुत साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी को आप जाके YouTube पे सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें। हमारा जब ये वीडियो YouTube प्लेटफॉर्म पे आप जब आपके पास आए, उसको शेयर करिए, उसको भी अपने लोगों के साथ प्रमोट करिए, और इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।